चलिए अब बात दिल्ली से मिल रही खबर की। राष्ट्रपति भवन पहुंचे योगी आदित्यनाथ। यूपी सदन से राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होनी है। नीति आयोग की मुख्यमंत्री परिषद की ये 7वीं बैठक है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, यूपी सदन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, क्या जानकारी है? कितनी देर में बैठक शुरू होगी या बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, अगर बात करें तो ये बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है राष्ट्रपति भवन के अंदर। देश भर के तमाम सारे मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त राष्ट्रपति भवन पे पहुंच चुके हैं। तमाम सारे जो मुख्यमंत्री हैं अपने अपने राज्यों में विकास कार्यक्रम को बताएंगे कि कल्याणकारी जो नीतियां चल रही है उसको किस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि राज्यों की क्या समस्या है और उसका किस तरीके से समाधान वो चाहते हैं। तो इसी को लेकर के आज ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ये 7वीं बैठक है जिसमें तमाम सारे राज्य अपने अपने राज्यों के विकास कार्य और किस तरीके से केंद्र उसमें सहयोग कर सके इसको लेकर के बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी बात रखेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी बात रखेंगे किस तरीके से राज्यों को केंद्र की सहयोग की जरूरत है और जो केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको किस तरीके से राज्य इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको लेकर के वो अपनी बात रखेंगे। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक चल रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री परिषद की ये 7वीं बैठक है जिसमें कि आगे का क्या रोड मैप रहने वाला है इसको लेकर इस बैठक में बातचीत की जाएगी। योगी आदित्यनाथ इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और ये बैठक भी शुरू हो चुकी है। और अब बात गालीबाज नेता की। अपने आप को भाजपा नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी महिला से अभद्रता के बाद से लगातार फरार है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि कल दोपहर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा था जिसमें आरोपी श्रीकांत तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया और सभी से पूछताछ जारी है। आपको बता दें, पुलिस श्रीकांत के कुछ करीबियों के घर भी पहुंची थी, लेकिन कुछ खास कामयाबी नहीं मिल सकी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की 4 लग्जरी गाड़ियों को सीज कर दिया है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर गालीबाज नेता की गिरफ्तारी कब होगी। श्रीकांत त्यागी ने महिला से अभद्रता की थी जिसके बाद एक वीडियो सामने आया, वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद से ही लगातार पुलिस तलाश कर रही है श्रीकांत त्यागी की, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि श्रीकांत त्यागी का पूरा परिवार नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी को छोड़कर जा चुका है। जहां ये घटना घटी वहां पर अब उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं है। और क्या अपडेट है हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी बता रहे हैं, देखिए। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित ओमेक्स सोसाइटी में जहां पे श्रीकांत त्यागी रहता था, फिलहाल उस मकान में कोई भी मौजूद नहीं है। मैं उनके मकान के बाहर ही मौजूद हूं और यहाँ पे जो परिजन थे जो रह रहे थे कल तक, वो भी अब यहाँ पे ताला बंद करके जा चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ अभद्रता की, उसके बाद वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने कई सारी संगीन धाराओं पे उसके खिलाफ केस दर्ज किया। उसके बाद से ही लगातार श्रीकांत त्यागी फरार है और श्रीकांत त्यागी की तलाश में नोएडा की 4 टीमें पुलिस की लगातार दबिश दे रही हैं। ये उसका मकान है जहां पे वो रहता था। फिलहाल अगर बात करें पूरी तरीके से बंद है और जो परिजन यहाँ पे कल तक रह रहे थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं। कल नोएडा पुलिस की टीम यहाँ पे आई थी, जो परिजन रह रहे थे उनसे पूछताछ के लिए उनको यहाँ से लेकर के गई थी और पूछताछ की गई उनसे कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहाँ है, किस तरीके से वो फरार है, कहाँ गायब है, क्या परिजनों को कुछ पता है, कुछ जानकारी है। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें खुद जानकारी नहीं कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहाँ है। 2 दिन बीत चुके हैं, श्रीकांत त्यागी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है और लगातार नोएडा पुलिस की टीमें कई जगह पे दबिश दे रही है। न सिर्फ नोएडा में बल्कि गाजियाबाद, इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम और लखनऊ के भी कई सारे स्थानों पर दबिश दी जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहाँ है। कल अगर बात की तो इसी सोसाइटी पे स्थानीय सांसद महेश शर्मा भी पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि श्रीकांत त्यागी का बीजेपी के साथ किसी भी तरीके से संबंध नहीं है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर के मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत है और उन्हीं के आदेश पर वो यहाँ पे पहुंचे हैं और तमाम सारे स्थानीय लोगों से यहाँ पे बातचीत भी की और साफ तौर पे कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल श्रीकांत त्यागी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और लगातार उसकी तलाश में नोएडा की जो पुलिस है वो कई स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है और पूछताछ कर रही है कई लोगों से। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहाँ है और किस तरीके से वो गायब है। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगाया कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहां पर हैं और परिजन भी अब उस सोसाइटी को छोड़कर जा चुके हैं जहां पे ये पूरी घटना हुई थी और यहां पे पूरी तरीके से उसके मकान में अब ताला लग गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नोएडा पुलिस आखिर कब तक श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर पाती है। रोशन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एमपी गंगा, नोएडा।
वहीं श्रीकांत त्यागी के बच्चों का वीडियो भी सामने आया है। आरोपी नेता के बेटे ने रोते हुए कहा, मुझे मम्मी के पास जाना है। आरोपी के परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया। श्रीकांत त्यागी की पत्नी को बिना सबूत के ले जाने के आरोप भी लगे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, श्रीकांत त्यागी के बच्चों का वीडियो सामने आया है। क्या कुछ है, सुनिए जरा। आप देख सकते हैं ये रो रहा है क्योंकि ये अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, जो कि हम सभी कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास पिछले 24 घंटे से नहीं है। पुलिस ने उनको अपने पास रखा हुआ है, पता नहीं क्या रीज़न से, कुछ एविडेंस नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी पुलिस ने उनको अपने पास रखा हुआ है विदाउट मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे इतना सारा विमेन कर रखा है, क्या वो एक विमेन नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? जो उनके बच्चे, देखिए आप उनकी हालत क्या है, इन बच्चों की क्या हालत है। ये कल शाम से रो रहे हैं कि इनकी मम्मा कब आएंगी। 24 घंटे हो चुके हैं लेकिन इनकी मम्मा अभी तक नहीं आई है। क्या वो एक माँ नहीं है, या ये उनके बच्चे नहीं है, या वो एक औरत नहीं है? यहाँ पर इतना ज्यादा औरत वुमन लगाया हुआ है। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या वो एक वुमन नहीं है? और यहाँ पे आप देखिए इनकी हालत कि ये किस तरीके से रो रहे हैं, और ये कोई अभी नहीं रोना शुरू किए, ये कल शाम से इनका यही हो रहा है। बच्चे ना ढंग से सो पाए हैं, ना ढंग से खा पाए हैं, कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा है। और यहाँ पे पुलिस कल शाम आती है बिना किसी सर्च वारंट के अंदर जबरदस्ती घर में घुसने के लिए तैयार। जब हमने दरवाजे को बंद करना भी चाहा तो धक्का देके, मैं हूँ इस घर में और एक मेरे साथ और हैं, एक उन्हीं की भांजी, और हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि ये दरवाजा बंद होए, लेकिन वो हमको धक्का दे देकर अंदर आ गए। हम उनको बोल भी रहे थे कि बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। गोरखपुर सीजेएम कोर्ट ने संजय निषाद के खिलाफ आदेश जारी किया है। 10 अगस्त तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। 7 जून 2015 के मामले में संजय निषाद पर शिकंजा कसा गया है। संजय निषाद ने सहजनवा इलाके में आंदोलन किया था। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां गोरखपुर सीजेएम कोर्ट ने संजय निषाद के खिलाफ आदेश जारी किया है। 10 अगस्त तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। 7 जून 2015 के मामले में संजय निषाद पर यह शिकंजा कसा जा रहा है, जहां संजय निषाद ने सहजनवा इलाके में आंदोलन किया था। अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, क्या अपडेट पूरे मामले में? देखिए, इस वक्त लग रहा है कि सरकार के जो मंत्री हैं उनके दिन नहीं ठीक चल रहे हैं, गृह दशा नहीं ठीक चल रही, क्योंकि आप देखिए राकेश सचान कैबिनेट मंत्री है, कल उनके खिलाफ किस तरीके से कोर्ट में सुनवाई हुई 35 साल पुराने मामले में, और अब डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री है। ये 2015 का मामला है और इसी मामले की सुनवाई के दौरान गोरखपुर सीजेएम कोर्ट ने ये कहा है कि इनको गिरफ्तार करके 10 तारीख तक पेश किया जाए। और जब आंदोलन हुआ था 2015 में, निषाद पार्टी ने उनको पहले ही बनाई थी, लेकिन अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में लोग डॉक्टर संजय निषाद को तब जाने जब उन्होंने एक बार रेलवे ट्रैक को पूरा घेर रखा था, रेल को रोका था, और तब पुलिस फायरिंग में एक इनके कार्यकर्ता की भी मौत हो गई थी। तो ये वही मामला है और उसी मामले की सुनवाई चल रही थी लगातार गोरखपुर में, और अब गोरखपुर सीजेएम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि इनको गिरफ्तार करके 10 अगस्त तक कोर्ट के सामने पेश किया जाए। यानी NBW नॉन बेलेबल वारंट इनके खिलाफ जारी किया गया है, गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। हालांकि संजय निषाद इन दिनों हैदराबाद में है, जहां पर अगर हम कहते हैं फिशरीज का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पर वो गए हुए हैं इन सारी चीजों को जानने के लिए कि कैसे फिशरीज में उत्तर प्रदेश को आगे लाया जा सकता है। वहां शामिल होने के लिए गए हैं सेमिनार में, और अब ये कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद अब ये पुलिस को भी कोर्ट ने कहा है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इनको पेश करिए, गिरफ्तार करके कोर्ट में लाइए। ठीक है अनुभव, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। देखिए, पूरे मामले को लेकर संजय निषाद पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल राकेश सचान 35 साल पुराने एक मामले में कोर्ट से दोषी करार होते ही गायब हो गए। आरोप है कि मंत्री को कोर्ट सजा सुनाने ही वाला था, लेकिन वो भाग निकले। आरोप ये भी है कि उनके वकील ने ऑर्डर कॉपी छीनने की कोशिश की। हालांकि ऑर्डर कॉपी छीनने की पुष्टि किसी ने नहीं की, लेकिन कस्टडी में लेने से पहले ही मंत्री राकेश सचान भाग निकले।
मामले ने तूल पकड़ा और ACMM3 कोर्ट के पेशकार ने मंत्री राकेश सचान समेत 3 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में FIR के लिए तहरीर दी। पूरे मामले में पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक लेटर मिला है एंड हम उस लेटर के कंटेंट से पूरी तरह से हमने कंटेंट को एग्जामिन किया है, हमने देखा है और हमने कंसर्न लोगों से बातचीत भी की है। चूँकि अभी इस कंटेंट में बहुत कुछ ऐसा है जिसको एग्जामिन करने की आवश्यकता है, जिसको इंक्वायर करने की आवश्यकता है। हम कोशिश कर रहे थे कि सारे लोग हमें अभी मिल जाएं, बट बहुत से ऐसे जो है स्टेक होल्डर्स हैं जिनके मोबाइल ऑफ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आगरा से खबर, जहां बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष के मर्डर मामले में नया खुलासा हुआ है। मांस काटने वाले छुरे से नवीन का गला काटकर सर से धड़ से अलग किया, जिंदा ही धड़ से अलग कर दिया गया था। सराफ नवीन वर्मा का सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। हत्या करने के लिए गूगल पर पूरे प्लान को सर्च किया गया था। शव को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा मथुरा में और दूसरे हिस्से को आगरा में ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई थी। सिर को पॉलिथीन में बांधकर यमुना में फेंकने की तैयारी थी। थाना सिकंदरा पुलिस की सतर्कता के चलते मौके से ही पकड़े गए ये दोनों आरोपी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां जो मामला सामने आया था आगरा से बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष के मर्डर मामले में ये खुलासा हुआ है, जहां मांस काटने वाला जो छुरा होता है उससे नवीन का गला धड़ से काटा गया और ये पूरा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ है। और चलिए अब बात भाजपा के मिशन 2024 की। भाजपा अभी से ही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में जुट चुकी है और इसी क्रम में आज वाराणसी में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे। शिविर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, हंसराज अहीर, सुनील बंसल, महेश चंद्र श्रीवास्तव, दयाशंकर सिंह सहित केंद्र और राज्य के मंत्री और नेता कई सत्रों को संबोधित भी करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग के जरिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। पिछड़ा वर्ग के वोटरों तक कैसे पहुंचा जाए, ये इस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। तो आज से पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत वाराणसी से हो रही है, जहां ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी है। 24 के लिए हर तरफ से मोर्चेबंदी की तैयारी है, जहां मेरठ से किसानों को साधने की कोशिश हुई, आगरा से युवाओं को साधने की कोशिश हुई और वाराणसी से अनुसूचित वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। 7 मोर्चों से भगवा की हुंकार को जरा समझिए। मेरठ किसान मोर्चा 5 अगस्त से यहां से शुरू हुआ, आगरा में युवा मोर्चा 6 अगस्त से शुरू हुआ और आज वाराणसी में पिछड़ा वर्ग मोर्चा शुरू हुआ है। जल्द ही महिला वर्ग मोर्चा भी शुरू हो जाएगा और मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग में महिलाओं को साधने की कोशिश की जाएगी। अनुसूचित मोर्चा से दलितों को साधने की तैयारी है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा भी जल्द ही भाजपा शुरू करेगी। अल्पसंख्यक मोर्चा के जरिए भी मुस्लिम वोट बैंक पर नजर भारतीय जनता पार्टी की है। तो 24 के लिए अपनी तैयारी को पूरी तरीके से चौकस भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। तो 2024 का चुनावी रण जीतने के लिए अभी से बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी के 6 मोर्चों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार के कामों की जानकारी देने के साथ साथ नए लक्ष्य के लिए तैयार भी किया जा रहा है। इसके लिए 6 जगह कार्यकर्ता और नेताओं के प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हुआ है। बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारी के लिए पूरी ताकत लगा दी है। हस्तिनापुर में किसान मोर्चा का सम्मेलन, आगरा में युवा मोर्चा तो वाराणसी में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के जरिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। सम्मेलन में शामिल होने आगरा पहुंचे योगी के मंत्रियों ने सरकार की योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। संगठन से निकले हुए सरकार पर बैठते हैं। ताज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 सालों में देश में आप परिवर्तन देख रहे हैं। राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर परिवर्तन दिख रहा है। इधर वाराणसी में बीजेपी ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 2024 की रणनीति को धार दिया। यहां सारंगनाथ मंदिर समिति की ओर से सामूहिक रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया और बीजेपी की जीत के लिए प्रार्थना की गई। निश्चित है कि वो चाहेंगे कि आगामी चुनावों में भी पार्टी को विजय हासिल हो, इसके लिए पूजन। तो आप देखिए यहाँ पर ये पूजन किया जा रहा है, पूजन शुरू हो चुका है, अभिषेक शुरू हो चुका है।
उधर हस्तिनापुर में किसान मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में यूपी में 2024 में मिशन 75 का टारगेट दिया गया है। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कई मंत्र दिए गए। किसान तो खिला ही रहा है, 22 का भी किसान ने खिलाया है और 24 खिलाएगा, 27 भी खिलाएगा। 27 भी खिलाएगा। तो देखिए करमवीर सिंह जी हमारे साथ सीधा कह रहे हैं कि 22 खिलाया है, 24 खिलाएंगे और 27 भी जो किसान हैं वो पूरी तरीके से साथ हैं। जो 6 मोर्चा हैं उनके अलग अलग प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, तमाम चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन मिशन वही है कि 2024 में किस तरीके से बीजेपी इस मिशन को फतेह कर पाती है, किस तरीके से अगर कोई कोर कसर 2022 में रह गई तो उसको 2024 में पूरा कर लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। तो हर वर्ग को साधने की कोशिश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े कैसे पराक्रमी बनाएंगे, ये जरा समझिए। पिछड़ा वर्ग मोर्चा से ओबीसी को साधने की तैयारी है। काशी में आज से शुरू होगा पिछड़ा प्रशिक्षण शिविर। इसके अलावा आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस शिविर में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और हंसराज अहीर मौजूद रहेंगे। दयाशंकर सिंह, भूपेंद्र चौधरी, अनिल राजभर शामिल होंगे। 2024 के लिए भाजपा ने 80 की 80 सीटों को जीतने का टारगेट तैयार किया है, जिसके लिए हर एक मोर्चे पर अपनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मजबूत की जा रही है। तो भाजपा के मिशन 2024 की तैयारी लगातार जारी है, जिसके लिए किसानों को, ओबीसी वर्ग को, मुस्लिम वोट बैंक को, इसके अलावा महिलाओं को, युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है और प्रशिक्षण वर्ग चलाया जा रहा है। तो हमेशा एक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, चुनावी मोड में नजर आती है। अब 24 का चुनाव नजदीक है तो उसके लिए तैयारियां और भी ज्यादा तेज कर दी गई हैं। नए चुनाव के लिए पार्टी के नए लक्ष्य भी होंगे और इस बार 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने तैयार किया है, तय किया है, जिसके लिए हर तरफ से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछड़ा प्रशिक्षण शिविर, जिसकी शुरुआत आज काशी से हुई है, इससे पहले मेरठ और आगरा से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है। गोरखपुर में दो पक्ष आपस में ऐसे भिड़े कि देखने वाले देखते ही रह गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर कुर्सियां चली। इस मारपीट में 6 लोगों के घायल होने की खबर है और अब मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के सामने ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। अब ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ मारपीट होती हुई दो पक्षों के बीच नजर आ रही है। हैरानी की बात यह थी कि अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे और अधिकारियों के सामने ही ये मारपीट और हाथापाई हुई और इस पूरी घटना में 6 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। अगली खबर कानपुर से है, जहां नशे में धुत सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नशे में धुत ये सिपाही बीच सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों को रोकते हुए दिख रहे थे। कानपुर के नौबस्ता बम्बा चौराहे पर किसी राहगीर ने सिपाही का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नशे में धुत ये सिपाही ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा, लेकिन सड़क पर इधर से उधर गुजर रहा है और गाड़ियों को रोकने का इशारा कर रहा है। किनारे कर दे और एक लुढ़क न जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नशे में धुत सिपाही ठीक से खुद भी खड़ा नहीं हो पा रहा है और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। वहीं बुलंदशहर में चकबंदी कानूनगो का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। किसान से 20,000 की रिश्वत लेते वीडियो वायरल वीडियो में किसान से वसूली गई थी रिश्वत की रकम को लेते हुए कानूनगो दिखाई दे रहा है। कानूनगो सुधीर कुमार ने खेत की पैमाइश के नाम पर किसान से 20,000 रुपए वसूले थे। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव खंडार का मामला बताया जा रहा है। शिकारपुर तहसील में तैनात है रिश्वतखोर कानूनगो और चपरासी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां बुलंदशहर में चकबंदी कानूनगो का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 20,000 रुपए की रिश्वत किसान से लेते हुए कानूनगो नजर आ रहा है। और चलिए अब बात सीतापुर की, जहां के लहरपुर में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे राज्य मंत्री सुरेश राही का पारा उस समय चढ़ गया जब उन्हें पुलिस विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी समाधान दिवस से नदारद मिले। उन्होंने रजिस्टर भी देखा
अब मंत्री ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन की मंशा के अनुसार काम नहीं हो रहा है। फरियादी फरियाद लेके आ रहे हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। इसी नाते मैंने स्वयं निरीक्षण करता हूँ तहसील में सहायक और वहाँ भी लगभग स्थिति यही थी। सबसे ज़्यादा स्थिति खराब थी राशन कार्ड की। लोग 80% लोग तो राशन कार्ड के लिए परेशान हैं। किसी का कट गया है, किसी का बना नहीं है और उनके अधिकारी भी वहाँ पर नहीं है। आरोप को यहाँ पर होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है और बोला गया है कि वो कोर्ट में पेशी में गए हुए हैं, जो कि आज सेमिनार है, कोर्ट आज बंद है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।